हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक एलयू, एयू या फिर डीडीयू, अगर आप लाइक स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस बार तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहे बीकॉम मतलब लाइक यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए, बट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के तो हो रहे एंट्रेंस एग्जाम्स। तो उसके लिए अगर आप बीबीए वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लास्ट 5 to 6 ईयर या फिर कह लो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की मतलब लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक साथ सारे सेशंस नहीं होंगे, मतलब लाइक सारे पेपर सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, पार्ट्स में तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लेना। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट लाइक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो या पेपर्स वगैरह से रिलेटेड हो, सारी तुम्हें टाइमली मिल जाए। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ही है, ठीक है, ये नहीं कि कोई भी पेपर उठाया एंड ऑल, सारे अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनके ही पेपर्स हैं। तो ये बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, चाहे एयू हो, एलयू हो या फिर डीडीयू हो या तुम्हारा एमजीकेयूपी हो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, वो देख लेना एक बार। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन है हमारी प्लानिंग कमीशन का इंडिया का? तो पहला क्या ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका आंसर होगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ही हम चेयरमैन मतलब लाइक जो हमारे प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, उसके चेयरमैन कौन थे हमारे? प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जो ये हमारी प्लानिंग कमीशन थी ये कब स्टैब्लिश हुई थी? इट वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1950। ओके, एंड किसने स्टैब्लिश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको रिप्लेस कर दिया गया है अब नीति आयोग से। और नीति आयोग तुम्हारा किस ईयर में स्टैब्लिश है? इट इज स्टैब्लिश इन ईयर 2015। ओके, और अभी करंटली इसके चेयरमैन कौन है? अगर प्राइम मिनिस्टर बोला मैंने तो नरेंद्र मोदी। ओके, सॉरी मिस्टर नरेंद्र मोदी। सेकेंड, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज। पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कंप्लीटली ओन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कितना होता है? बिल्कुल ही मिनिमल होता है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, डी दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनकम इनइक्वालिटी। और हाँ, इकोनॉमी में लाइक कितने टाइप की इकोनॉमी होती है हमारी? 3। प्राइवेट को कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशल वाली कौन उनका मतलब लाइक किसका कंट्रोल होता है उसमें? कंप्लीटली गवर्नमेंट का। उसमें लाइक वेलफेयर को कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर। एंड मिक्स्ड में दोनों साथ में ओन करते हैं, जो करंटली कह लो इंडिया में अभी चल रही है, ठीक है, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ। जो तुम्हारा नेशनल इनकम होता है उसमें जो डिफरेंस आता है मार्केट प्राइस का, वो किससे आता है? ऑप्शन देखो क्या है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द वर्ल्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल डेट इंटरेस्ट, और डी दैट इज दे आर सेम। तो सही आंसर होगा दैट इज बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जो तुम्हारी नेशनल इनकम होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपी एफसी से, ठीक है। और एनएनपी एफसी पे अगर हमें जाना है तो हम कहाँ से कैसे जाते हैं? हमारे पास है क्या? एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे लिख दे रही, ठीक है, समझ जाना शॉर्ट में। और साथ ही माइनस क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। तब हम किस पे आते हैं? एनएनपी एफसी से, मतलब सॉरी एनएनपी एफसी पे हम आते हैं किससे? एनएनपी एमपी से। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, जनरली जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो दो तरह से मतलब लाइक उसे वो फर्दर लेके जाती है। कैसे? दो तरह से, पहला डिविडेंड के फॉर्म में, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के फॉर्म में। डिविडेंड के फॉर्म में क्या होता है? हमने हमारे शेयर होल्डर को
दे दिया। अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा उसे हम रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है, या फिर कह लो रिटेन्ड अर्निंग होती है हमारी। इसका सिनोनिम क्या होगा? सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, मैंने बताया रिटेन्ड अर्निंग भी होगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी होगा, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक से ना हिंदी वाला दिख रहा है सही से पार्ट? हाँ ठीक है। एंड जिनको हिंदी वाला थोड़ा इशू होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट तुम एक काम करना, लाइक हिंदी में अपने से क्वेश्चन पढ़ना, एक्सप्लेनेशन तो सबका सेम रहता है, ठीक है, और आंसर भी उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेना। द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम को हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट और रियल नेशनल इनकम। तो एवरेज इनकम जो होती है कंट्री की, उसे हम बोलते हैं दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 6. व्हाट आर कैपिटल गुड? पहले तो कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता है, बट वो किस चीज के काम आते हैं? प्रोडक्शन के काम आते हैं। मतलब लाइक अगर हम किसी भी चीज का, मान लो ये पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमने कोई मशीनरी यूज की है तो दैट इज व्हाट? कैपिटल गुड फॉर अस। आगे देखो ऑप्शंस में क्या दिया है? गुड्स कंज्यूम्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड्स यूज्ड टू क्रिएट अ फाइनल गुड, गुड कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, और डी दैट इज नन ऑफ द अबव। तो बताया मैंने किस लिए यूज होता है? किसी फाइनल गुड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल गुड को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। 7. इफ सेविंग एक्सीड्स द इन्वेस्टमेंट, देन मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट को एक्सीड कर रही है, तो उससे क्या सिचुएशन अराइज होगी? नेशनल इनकम विल राइज, नेशनल इनकम विल फॉल, नेशनल इनकम इज नॉट अफेक्टेड, और डी दैट इज नन ऑफ द अबव। हम पैसे बचा रहे, हम मार्केट में लेके ही नहीं जा रहे, तो ऑब्वियस सी चीज है भाई, हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? गिर जाएगी। और ये एक और सिचुएशन को, मतलब लाइक इससे एक और सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता था? या तो तुम कह लो एग्रीगेट वो, या फिर नॉर्मली डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज होगी। डिफ्लेशन कैसे? लोग पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, ठीक है, यानी मार्केट में डिमांड कम हो गई और सप्लाई भी ज्यादा हो गई होगी। तो उस मतलब लाइक उस सिचुएशन में भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर होगा? नेशनल इनकम क्या होगी हमारी? नीचे जाएगी। 8. आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी हमने पढ़ा था। मॉनेटरी पॉलिसी के दो फर्दर कैटेगरी में आते थे। क्या होता था? एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे क्या पूछा है? क्वालिटेटिव का क्या पार्ट है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये तो तुम्हारा क्वांटिटेटिव का है, ये भी क्वांटिटेटिव का है, ये भी क्वांटिटेटिव का है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है, ये तुम्हारा क्वालिटेटिव मेजर है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में होता क्या है? एक्चुअली कुछ कुछ के ना एग्जांपल्स भी देखते चलेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल से मतलब लाइक क्वेश्चन बनाएगा तो तुम्हें एग्जाम्पल कह रही सॉरी ऑप्शन से अगर एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा तो तुम्हें आता रहेगा, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करती है? सेंट्रल बैंक एक मतलब एक सर्टेन परसेंटेज सेट कर देगी कि अगर आपको मान लो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 100 रुपीज़ का लोन चाहिए किसी बैंक से, XYZ बैंक से, तो अब तुम्हें जब उस 100 रुपीज़ का लोन लेने जाओगे बैंक के पास, तो तुम्हें मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि आपको आपके पास एटलीस्ट 30% की 30 रुपीज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 30 रुपीज़ है ये क्या है? एक मार्जिन सेट कर दिया गया कि अगर आपको 100 रुपीज़ का लोन चाहिए तो 30 रुपीज़ की क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जब भी बिना किसी सिक्योरिटी के कॉमर्शियल बैंक RBI से पैसे बोरो करता है, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? RBI क्या करता? जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है, ठीक है। अगर बाय कर रहा है जनरल पब्लिक से तो वो क्या कर रहा? लिक्विडिटी दे रहा, मार्केट में पैसे रिलीज कर रहा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। और अगर वही सेल कर रहा होगा तो मनी को ऑब्जर्व कर रहा, यानी मनी सप्लाई को डिक्रीज करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो इसमें क्या होता था? कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली वो होता है कि एक सर्टेन परसेंट तक आपको RBI को पैसे ले जाके सबमिट करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अगर किसी ने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे रिजर्व क्रिएट करते थे,
दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स है फिजिकल पॉलिसी के जितने भी हैं सारे अच्छे से देख लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। 9th, एक्सेस डिमांड इन इकोनॉमी में गिव बर्थ टू। अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? मैंने एक पहले भी बता दिया इसके अपोजिट वाला कि डिफ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में डिमांड कम होती है। अगर एक्सेस दिया है तो ऑब्वियस है क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, यानी हमारे पास सप्लाई तो बहुत कम है बट मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी लोगों पे पैसे बहुत है। 10th पे आओ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटीज। जो कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी का वो क्या है? मतलब लाइक एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, इकोनॉमिक है, सोशल है, तो इसका सही आंसर होगा दैट इज रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 11, सप्लाई ऑफ मनी इज अ डैश वेरिएबल। जो मनी सप्लाई है वो कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, रियल वेरिएबल है, या फिर डी दैट इज नन ऑफ द अबव। तो जो मनी सप्लाई होती है वो क्या होती है? स्टॉक वेरिएबल होती है, ठीक है। अब स्टॉक वेरिएबल होता क्या है? किसी मतलब लाइक सबको थोड़ा थोड़ा तो याद ही होगा, अभी सबने पढ़ा है मैक्रो में, ओके। तो जो तुम्हारा स्टॉक वेरिएबल होता है वो डिनोट करता है क्या कि तुम्हारे पास करंट पीरियड में पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं, या फिर कह लो हमारी इकोनॉमी में कितने पैसे हैं। अगर हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें तो फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं। हम सपोज एक पूरे साल की बात कर सकते हैं, बट अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम करंट डेट की बात करते हैं, करंट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अगेन ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से देख लेना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 12th, when products are expensive then how is the demand of prestigious goods of the rich। अगर मेरे प्रोडक्ट्स क्या है? एक्सपेंसिव है, तो उनकी डिमांड कैसी होगी? मोर होगी, लेस होगी, जीरो होगी, डी दैट इज नेगेटिव। तो इसका सही आंसर होगा ए दैट इज मोर, ओके। ये कौन सी सिचुएशन होती है? इलास्टिसिटी सबने पढ़ा होगा, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी अगर मेरे प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में भी मुझे ठीक ठाक चेंज देखने को मिलता है। और इसका कर्व कैसा होता है? फ्लैटर होता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड में हैव अ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनमें से किस गुड की जीरो इनकम इलास्टिसिटी होगी, यानी कि प्राइस में चेंजेस तो आएंगे बट उससे उसकी डिमांड पे हमें कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाजरा, स्कूटर, सॉल्ट, घी। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? हमारा बेसिक नीड की चीज है, डेली तुम्हें चाहिए, तुम कितने भी गरीब हो चाहे तुम कितने भी अमीर हो, तुम्हें सॉल्ट लगना ही है खाना बनाते टाइम। तो कितनी भी उसका मतलब कितना भी उसका प्राइस ऊपर नीचे हो, डिमांड उसकी कांस्टेंट रहती है मार्केट में। 14, which phase of the business cycle is characterized by the rising unemployment and filling the GDP। कौन से फेज में मतलब बिजनेस साइकिल के हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा जीडीपी फेल करता हुआ दिखता है हमें? तो एक्सपेंशन पे, पीक पे, रिसेशन पे, या फिर थोरो के सिचुएशन पे। एक्सपेंशन पे तो पॉसिबल नहीं है ये, तो सही आंसर क्या होगा? रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है? जनरली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है, ले ऑफ पीरियड भी हम कहते हैं रिसेशन को, कि लोगों को जनरली कंपनीज क्या करती हैं? अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। ना पानी पी लूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। बी दैट इज नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस नेशनल सेविंग। सी नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस टैक्स। नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस टैक्स। तो 15 का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट? नेशनल इनकम। 16, which of the following was not an objective of industrial policy। क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉट वर्ड, मतलब पहले तो क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, हो सकता है अगर तुमने नॉट मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाए, मतलब आंसर तुम तो सही मार्क करोगे अपने अकॉर्डिंग, बट सिर्फ एक नॉट वर्ड से क्या हो गया? पूरा गलत हो गया। तो हमेशा नॉट को मार्क कर लेना, जब भी पेपर पढ़ना नॉट मार्क कर लेना, ताकि तुम्हें याद रहे कि जब मार्क करने जाओ आंसर OMR शीट में तो नॉट के हिसाब से तुम आंसर कर रहे हो, ठीक है।
क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, ये तो है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी है। डेवलपमेंट ऑफ मशीन मेकिंग इंडस्ट्री, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट हो गया। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम आंसर्स पढ़ रहे हो, अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में है तो ऑप्शंस को भी चेक करना। अगर देखना कुछ मतलब लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सेंस के क्वेश्चन को अगर हम उसके हिसाब से देखें ऑप्शन को भी कि नेगेटिव कौन सी स्टेटमेंट जा रही है तो वो इजीली मिल जाता है अगर नहीं आ रहा हो तो। बट ऐसी सिचुएशन में क्यों ही जाना कि कुछ तुम्हें ना आए और तुम्हें तुक्के लड़ाने पड़े, ठीक है? तो पहले से पूरा प्रिपेयर करके जाओ। 17 देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं? हमने जो चीजें बाहर दी है, बाहर की कंट्रीज में भेजी है, उसको माइनस कर रहे हैं किससे? जो हमने इंपोर्ट करके रखा है बाकी कंट्रीज से। तो ये कौन सी सिचुएशन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात की है तो ऑप्शन क्या सही होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट यहीं पे अगर लिखा होता तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस तो सही आंसर क्या होता उस केस में? फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड तुम्हारा क्या था? एक नैरो कॉन्सेप्ट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है। मतलब लाइक बेसिक नॉर्मल उसमें देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स को कंसिडर करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विस दोनों को देखते हैं। 18 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज। हमारे इनपुट को हमने आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी गारंटी द फार्मर्स विद। एमएसपी क्या होता है? पहले तो एमएसपी गवर्नमेंट फार्मर्स को एक पर्टिकुलर एक फ्लोर लिमिट पे बोलती है कि आपको, ठीक है, आपका कोई मार्केट में नहीं खरीदेगा, आपका जो भी प्रोड्यूस्ड है, मान लो व्हीट है, राइस है, तो हम आपसे परचेज करेंगे। एक मिनिमम प्राइस सेट करके रखती है, ठीक है? तो क्या ये हाई इनकम है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, फ्लोर प्राइस है या राइट इनकम है? अभी बताया क्या एक देती है? मिनिमम प्राइस देती है, तो इट इज फ्लोर प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर सी। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किस बैंक को हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो ऑप्शन क्या है? IMF, RBI, WTO और वर्ल्ड बैंक। तो सही आंसर होगा दैट इज वर्ल्ड बैंक। और ये आया कब था? इन द ईयर 1944। इवन तुम्हारा IMF भी कब आया था? 1944 में। WTO कब आया था? 1995 में। और RBI बताना कब आया था? RBI मतलब लाइक उसमें तो 3 डेट्स आ जाती है ना, एक स्टैब्लिशमेंट की, एक एक्ट की और एक नेशनलाइजेशन की। एक्ट कब आया था? 1934 में। स्टैब्लिश कब हुआ था? अगर पर्टिकुलरली स्टैब्लिशमेंट की डेट देख रहे तो 1935 में। एंड 1949 में RBI क्या हुआ था? नेशनलाइज्ड हुआ था। तो सारी डेट्स अच्छे से देख लेना। एंड इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ में आए थे। और किसके थ्रू आए थे? मतलब लाइक कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके थ्रू IMF एंड WTO वर्ल्ड बैंक आए थे। Which act was removed in new economic policy? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई तो उसके थ्रू हमने किस एक्ट को रिमूव किया? MRMP, MDP, MRPP और MRTP। तो सही आंसर इसका क्या होगा? दैट इज MRTP। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था हमारा, हमने इसको रिप्लेस किया। और ये किस ईयर में आया था? इन द ईयर 1969। और इसको भी अब लाइक रिप्लेस कर दिया गया। इससे किसने रिप्लेस किया है? कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है। वो किस ईयर में आया था? इन द ईयर 2002 में। 22 व्हाट इम्पैक्ट डिड LPG पॉलिसी हैड ऑन इंडिया GDP ग्रोथ रेट? जो हमारी LPG पॉलिसी आई थी, पहले तो LPG पॉलिसी क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? किसने मतलब लाइक कौन से मिनिस्टर थे उस टाइम पे? उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? तो जब LPG आई तो उसका हमारे GDP के ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? increased initially but eventually stabilized, no impact, fluctuated and unpredictable, increased constantly over the
ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज डी, यानी कि हमें कॉन्स्टेंटली एक इंक्रीज देखने को तो मिल ही रहा है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 23 है ना। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। हमारे एग्रीगेट आउटपुट यानी गुड्स और सर्विस दोनों में देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक गेन है या फिर इकोनॉमी है? तो 23 का सही आंसर होगा ए, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट और बोथ ए एंड बी। तो करंट और कैपिटल क्या है? तुम्हारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही है, दैट इज रियल अकाउंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट। 25 बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने ऊपर ही बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व द डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड की प्रॉब्लम को कौन सी सिचुएशन से, मतलब लाइक किससे हमने सॉल्व किया? गुड्स से, बैंक से, मनी से या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो मनी ने हमारी डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो सही आंसर क्या हो गया? मनी। 27 पे आते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर। जो फिजिकल ईयर होता है इसे हम क्या बोलेंगे? और फाइनेंशियल ईयर भी बोलेंगे। FY लिख दे रही, मतलब लाइक वही हो गया, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो सही ऑप्शन क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 28 मोस्ट ऑफ द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया आर फाउंडेड। पहले तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, या फिर ऐसे मतलब लाइक किस पर्सन को कहेंगे जो ऐसी सिचुएशन में? तो जनरली हमें कितने लोगों की नीड थी? 10 लोग की नीड थी, पर जो काम 10 लोग को करना था वहां पे 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पे जरूरत कम लोग की हो या फिर जो जरूरत से नॉर्मल टर्म में कहे तो जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम को करते हैं, तो दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। और ये इंडिया में ज्यादातर हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए। 29 which of the following item would not be subtracted from net income when using the indirect method of calculating the cash flow by operating activities? So 29 का आंसर होगा A, that is depreciation expenses। 30 पे आते हैं। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन TU हमारा जब मैक्सिमम पे होता है तो कौन सी सिचुएशन होती है? मतलब लाइक MU कहाँ पे होता है? MU हमारा 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। बट अगर कहें कि TU इंक्रीज कर रहा है तो MU कहाँ पे होगा? MU भी इंक्रीज कर रहा होता है। जब हमारा MU 0 से नीचे यानी नेगेटिव पे जाता है तो TU किस सिचुएशन में होता है? डिक्रीजिंग स्टेट में होता है। TU और MU का रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ के जाना। 31 डैश मार्केट इज द मार्केट फॉर ओल्ड इश्यूज। कौन सी मार्केट में ओल्ड इश्यूज होते हैं? तो प्राइमरी मार्केट, सॉरी पहला ऑप्शन है मनी मार्केट, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है सेकेंडरी और चौथा है दैट इज ओल्ड मार्केट। तो हमारा जो ये ओल्ड इश्यूज होते हैं किस मार्केट में होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में तो हम पहले उसमें मतलब लाइक जो न्यू इश्यूज IPOs वगैरह होते हैं उससे डील करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हम ओल्ड इश्यूज पे मतलब लाइक ओल्ड इश्यूज जो होती है सिक्योरिटीज की उनसे डील करते हैं। 32 द MSME डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। तो जो तुम्हारा MSME एक्ट है, डेवलपमेंट एक्ट, वो किस ईयर में आया था? इट केम इन द ईयर 2006, यानी ऑप्शन नंबर बी। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेंसी हेल्ड बाय द
पब्लिक। इनमें से कौन ज्यादा बेटर डिस्क्राइब करता है कि पब्लिक के पास जो पैसे हैं उसे? तो पहला क्या है? मनी इन सर्कुलेशन, मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, और डी दैट इज गोल्ड रिजर्व। तो जब हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि मनी हमारा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मनी इन सर्कुलेशन, है ना। $34 डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। मेरे डिवेंचर्स कैसे इशू है? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो वो डेबिट किससे होंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज इन नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, या फिर डी दैट इज नन ऑफ द अबव। तो जो अगर हमारा प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है डिवेंचर का, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। एक सेकेंड now. If the rate of gross profit is 20% of the cost of goods sold and the sales are rupees 1 lakh, the amount of gross profit will be 20,000, 83,333, 16,667 and D that is 24,000. तो इसका सही आंसर होगा 16,667. इसे एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, लाइक ठीक है, मतलब सॉल्व करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. 37 एक मिनट हो गया. 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है? पहला क्या है? वियर एंड टियर, इफ्लिक्स ऑफ द टाइम, एब्सिकुलेंसेस एंड डी दैट इज इन्फ्लेशन. तो 37 का होगा डी दैट इज इन्फ्लेशन. जनरली डेप्रिसिएशन कैसे होता है? ज्यादा टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, इस रीजन से चीजें यूज करते करते क्या होती है? खराब होती हैं. वो सारे रीजन होते हैं. इन्फ्लेशन तो रीजन होता नहीं है उसका. नेक्स्ट 38 आउटस्टैंडिंग सैलरी इज शोन एज एन एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एन एसेट और अ लोन. तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है वो कैसे दिखाते हैं? एज अ लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी. इट इज शोन अंडर विच हेड? करंट लाइबिलिटी. अब करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटीज होती थी? वो लाइबिलिटीज जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती है. A and B bring capital in the firm 2:3 ratio. If A brings 40,000 as capital, what will be the B's capital? ठीक है, A और B क्या है? पार्टनर्स, मतलब लाइक कैपिटल लेके आते हैं फर्म में अपने 2:3 के रेशियो में, और 40,000 A ने लाया है, B का हमें कैपिटल चेक करना है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 60, 70 या 72, या फिर 75,000. तो सही आंसर होगा इसका 60,000. अगेन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर्स बता दे रही हूँ. ठीक है, क्योंकि फिर बहुत टाइम ले लेगा ऐसे एक क्वेश्चन में. फिर 40 द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज नोन एज. अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें पैसे लगा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो इट इज कैपिटल बजटिंग, रेवेन्यू बजटिंग, कैश बजटिंग और द सेल्स बजटिंग. अगर फिक्स मतलब लाइक नॉर्मली देखो तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है हमारे लिए? कैपिटल होता है हमारा. और उससे रिलेटेड अगर हम लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज कैपिटल बजटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए. द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड. मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस क्या कहलाता है? नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये आंसर होगा इसका क्या? ग्रॉस लॉस. अगर यही क्रेडिट पूछता ट्रेडिंग अकाउंट का तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता. एन एंट्री विद द मोर देन 1 डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड. यानी एक जर्नल एंट्री में हम
क्या देखते हैं ज्यादातर, एक डेबिट होता है हमारा, एक क्रेडिट होता है, ठीक। बट अगर किसी में एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और द कंपाउंड एंट्री। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता था, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। 43 द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, जो तुम्हारी डबल एंट्री सिस्टम है उसके फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड, पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन या फिर डी दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसका सही क्या होगा, मतलब लाइक जो फर्स्ट स्टेज है डबल एंट्री का उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। 44 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन परमिटेड एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, यानी पार्टनर कितने परमिटेड है, 15, 10, 30, 50। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 50, ठीक है। एंड अगर बैंकिंग बिजनेस के लिए पूछे पार्टनर्स के लिए तो लिमिट क्या है, 10। अ प्रमोटर ऑफ कंपनी इज, पहले तो प्रमोटर्स हो क्या होते कौन है, प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनको हम क्या ट्रस्टी या फिर एजेंट या ट्रस्टी एंड एजेंट डिक्लेयर करते हैं या फिर नन ऑफ दी अब। तो प्रमोटर जो इनकॉर्पोरेट करते हैं ना वो ट्रस्टी होते हैं ना वो एजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी दैट इज नन ऑफ दी अब। 46 X and Y share profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z for 1/6 share in the profit. The new ratio will be, इसका नया रेशियो देख लेना तुम लोग अपना प्रॉपर वो करके, आंसर क्या आएगा 3:2:1। जितना भी लाइक डेथ से रिलेटेड, रिटायरमेंट, एडमिशन का जो बेसिक वाला पार्ट था वो पढ़ के जाना, मतलब लाइक पढ़ना इन द सेंस थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल वाला, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इजीली कर सको। 47 इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 1 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, आई गेस ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हाँ ठीक है, क्या है 20,000, 25, 33 या फिर 40,000। तो 47 का क्या होगा आंसर, 25,000। 48 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बिजनेस के लिए या फर्म के लिए कह लो, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, बिजनेस गेन है या फिर डी दैट इज नाइदर एक्सपेंस नॉर गेन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है बिजनेस के लिए, गेन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे किसके मतलब लाइक किससे रिलेट करके पूछा है, बिजनेस से। बट यही अगर पार्टनर से रिलेट करके पूछा होता तो उसके लिए क्या होता, लॉस होता। 49 दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे एक्यूरेट सिस्टम है अकाउंटिंग का उसे क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम या फिर डी दैट इज नन ऑफ दी अबव। तो हम अभी के टाइम पे भी कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसे ही कंसिडर किया जाता है। बाकी जितने भी मतलब लाइक सिस्टम्स है अकाउंटिंग के उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल तुम्हारा डबल एंट्री है। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, इनमें से कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर और डी दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। सो कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कंपनी क्या है, अलग है अपने शेयर होल्डर्स से, अपने मेंबर्स से, उसकी खुद की आइडेंटिटी है। तुम्हारी उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब उसके शेयर होल्डर्स की, अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो वो कंपनी जानेगी शेयर होल्डर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर अपने पर्सनल लेवल पे जाके उस लॉस को रीपे नहीं करना होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या है, गलत है, मतलब लाइक गलत तो है बट आंसर क्या है, यही सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। एंड परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी कैसे क्रिएट हुई है, बाय लॉस के थ्रू। तो कंपनी अगर कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म भी होगी तो किसके थ्रू होगी, थ्रू
लॉस, ना कि मतलब लाइक ऐसा नहीं होगा कि मेंबर्स चले गए तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी हमें, ओके। बट यही अगर पार्टनरशिप फर्म होगी, उसके जितने भी पार्टनर्स है, मान लो किसी एक्सीडेंट में सारे के सारे एक साथ सबकी डेथ हो गई, तो क्या उस सिचुएशन में फर्म कंटिन्यू कर पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मतलब लाइक जो तुम्हारी फर्म होती है उसके पास परपेचुअल सक्सेशन वाले राइट, मतलब लाइक उसका फीचर नहीं होता, ठीक है। पार्टनर्स गए तो फर्म भी चली गई, बट कंपनी में मतलब लाइक जो उसके मेंबर्स हैं वो आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है अनटिल और अनलेस इट इज, मतलब लाइक उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर हम क्वेश्चन थ्रू लॉज ना क्रिएट करें। 51 according to Indian Partnership Act 1932, in the absence of partnership deed, how all losses are shared among the partners? अगर हमारे पास डीड नहीं है तो जो भी हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होता है वो हम कैसे शेयर करते हैं, मतलब लाइक किस रेशियो में लेके जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन equally or as decided by the senior partners, or D that is proportionate to their experience, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अगर कोई डीड नहीं है तो कोई प्रॉफिट हो या कोई भी लॉस होगा तो कैसे शेयर होगा? थ्रू, मतलब लाइक इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है। एंड हाँ, इक्वल मतलब लाइक अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जो जो उसके प्रोविजन है लाइक कि 6% पे लोन जाएगा एंड ऑल, ये ध्यान से देख लेना सारा। 52 in a super profit method, super profit is, सुपर प्रॉफिट मैथड में सुपर प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्सेस प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल के भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख के जाना। 53 Which item is not shown in a profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा appropriation account में शो नहीं होता? Interest on capital, partner's salary, C that is rent paid, D that is share of profit. तो appropriation account में rent paid नहीं शो होता है, ठीक है। Which of the following is a key feature of partnership? इनमें से कौन सा की फीचर है किसका? पार्टनरशिप का? लिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो तुम्हारा कंपनी का है, इसका तो है नहीं। जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ये भी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? बी दैट इज जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट। 55 in which case share premium account cannot be used, यानी जो हमें प्रीमियम के पैसे मिले हैं शेयर्स के, वो प्रीमियम के पैसे हम कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारा कंपनी लॉ है उसने बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करके रखा है कि जो शेयर्स के मतलब लाइक जो प्रीमियम के पैसे हैं वो सिर्फ 5 जगह यूज हो सकते हैं, उसके अलावा आप उसे कहीं और यूज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ऑप्शंस देखो, टू पे द डिविडेंड, टू इशू द बोनस शेयर, टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और टू मीट द शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम इसको सिंपली डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, बाकी ये 3 वे में हम इसे यूज कर सकते हैं। और जो इसके 2 वेज हैं वो क्या है? कंपनी बायबैक के लिए यूज कर सकती है, कंपनी ने अगर रिडम्पशन के लिए मतलब लाइक शेयर डिवेंचर्स वगैरह रखे हैं तो उसके लिए यूज कर सकती है, बट इन 5 चीजों के अलावा वो कहीं और इसे यूज नहीं कर सकती, ठीक है। 56 after the forfeiture of the share, where is the amount of forfeited share are transferred? शेयर जब फॉरफिट हो जाते हैं तो जो हमारी अमाउंट है फॉरफिट शेयर की वो कहाँ ट्रांसफर की जाती है? जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफर कहाँ होती है तुम्हारी? इन द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और एक रिजर्व कैपिटल है, 2 चीजें होती है। कैपिटल मतलब एक सुनने में तो थोड़ा सिमिलर लगता है, बहुत लोगों को लगता है बस रिजर्व पहले लिख दिया कैपिटल बाद में लिख दिया, क्या ही डिफरेंस है? ओके, बट डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है। कैपिटल रिजर्व में हम नॉर्मली जैसे फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट हो गई ये सब लेके जाते हैं, इसे हम नॉर्मल वे में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस अमाउंट को। बट जो तुम्हारा रिजर्व कैपिटल होता है उसमें जो पैसे आते हैं वो कहाँ
मतलब लाइक हम किस टाइम पे डिमांड करते हैं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओके। उसके अलावा हम उसमें कभी भी पैसे मतलब लाइक उस रिजर्व कैपिटल के लिए हम पैसे डिमांड नहीं कर सकते, उसमें जो पैसे आएंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आते हैं कह लो यार, यूज करना, ठीक है। 57, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम और क्या बोलते हैं, बजटिंग, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, सी ब्रेक इवन एनालिसिस और डी दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। तो इट इज known as break even analysis, यानी ऑप्शन नंबर सी। 58, which of the following is not a cash equivalent, इनमें से कौन सा कैश के इक्वल नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट अकाउंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, यूरो बॉन्ड्स। तो 58 का आंसर क्या होगा, डी दैट इज यूरो बॉन्ड। देखो, द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड अपॉन द, तुम्हारा जो ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है, proportion of debt in the total capital, proportion of equity in the total capital, या फिर C that is both of the above and D that is none of the above। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे, the proportion of debt in the debt in the total capital। 60, under the Consumer Protection Act 2019 there is dash tier levels mechanism for consumer redressal, okay। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें तुम कंप्लेन कितने लेवल्स पे लेके जा सकते हो, 3 लेवल्स पे। अरे मैंने आंसर ही बता दिया, ठीक है चलो 3 मार्क कर लेते हैं। और कितने तक की लिमिट होगी, मतलब लाइक कितने अमाउंट की कंप्लेन होगी, या तुम्हारा कितने मतलब लाइक कौन सी अमाउंट इन्वॉल्व होगी तो तुम कब जाओगे। तो पहले तो 3 कौन से लेवल है तुम्हारे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन, ओके सॉरी। जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो भी लाइक अमाउंट इन्वॉल्व होगा वो कितना होना चाहिए, अप टू 1 CR। अब हम स्टेट के पास जाएंगे तो 1 CR से 10 CR के बीच में होनी चाहिए अमाउंट, एंड अगर नेशनल के पास जाना है तो इट शुड बी अबव 10 CR। लिमिट याद रखना, 3 कौन से होते हैं वो याद रखना, एंड 3 होते हैं वो तो मतलब लाइक ऐसे याद हो जाएगा, 3 पता होगा तो तुम्हें। 61, डैश यूनिट प्रोवाइड इनपुट टू अदर इंडस्ट्री, कौन सी मतलब लाइक यूनिट है वो दूसरे इंडस्ट्रीज को इनपुट प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट, स्मॉल, एंसिलरी और डी दैट इज ह्यूज। तो 61 का आंसर होगा एंसिलरीज, ठीक है। 62, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु इज नॉट अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू किसको कंज्यूमर ही नहीं कंसिडर करते। तो पहला ऑप्शन क्या है, Who purchases the goods from household consumption, ठीक है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी अपने डेली बेसिस जो घर के लिए लेके जाते हैं उन्हें, या फिर बी दैट इज हु परचेज गुड फॉर सेल मतलब रीसेल सॉरी, एंड सी दैट इज हु परचेज गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी तुम्हें वो गुड्स लेकर आएगा एंड उसे वो फर्दर बेच देगा, और डी दैट इज बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी। यानी अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स लेके आते हो तो आप क्या कंसिडर नहीं होगे, कंज्यूमर कंसिडर नहीं किए जाओगे, किस एक्ट के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लिए। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। पहला सुपरविजन, कमीशन सॉरी कम्युनिकेशन, आई एम सो सॉरी, सी लीडरशिप, डी दैट इज इंस्पेक्शन। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है डायरेक्टिंग का तुम्हारा, इंस्पेक्शन, ठीक है। सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप भी हमने सबने ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं, बट हमने कभी इंस्पेक्शन पढ़ा नहीं, तो ये क्या है इसका पार्ट नहीं है। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टर नहीं है, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिव एक्टिविटी और मैनेजरियल ट्रेनिंग। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी ओनर होता है वो रिस्क लेता है, वो इनोवेशन करता है, उसकी जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, क्रिएटिव होती है, पर क्या वो मैनेजरियल ट्रेनिंग करता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी।
65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट, इनमें से कौन सा कैश डिस्काउंट से रिलेट करके सही बताया तुम्हें स्टेटमेंट, दैट इज इट इज एन गिवन ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी तुमने पूरी पेमेंट कर दी इंस्टेंट, तो इट इज गिवन ऑन द प्राइस एट सेल, इट इज गिवन इन कैश, और इट इज द रिडक्शन इन द फेस वैल्यू। तो जो तुम्हें कैश डिस्काउंट मिलता है वो क्यों मिलता है, तुमने पूरी पेमेंट लगे हाथों कर दी, यानी इंस्टेंट पेमेंट कर दी, तो तुम्हें जो भी लाइक सेलर होता है वो क्या देता है, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 66 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर कॉल्ड, जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, या फिर डी दैट इज अलाउंसेस, तो हम इन्हें बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, प्लानिंग है, स्टाफिंग, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, तो क्या होगा आंसर इसका 67 का, दैट इज सी कॉपरेशन। ठीक है, हमने मतलब लाइक कोऑर्डिनेशन तो हम पढ़ते ही है मैनेजमेंट में, कॉपरेशन उसका पार्ट मतलब लाइक मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। 68 ल्यूथर ग्यूलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज, इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन को कैसे क्लासिफाई किया है, पोस्ट कॉर्प करके, पोस्ट कॉर्प करके, या पीओडीएस कॉर्प करके, या फिर पोस्ट कॉर्प करके। ठीक है, तो 68 का सही आंसर होगा बी, दैट इज POSDCORB, यानी पोस्ट कॉर्प करके। ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए मतलब लाइक ये जो है क्या स्टैंड करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग होगा। फिर अगला ये जो ओ है, मतलब लाइक ओ बस वो है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्या है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, फुल फॉर्म पूरा मतलब लाइक समझ में आ गया, इसका क्या होगा, सी से कंट्रोलिंग नहीं होगा, क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा यहाँ पे। 69 कंटीजेंट प्लान टू मीट द एनवायरमेंटल प्रेशर इज स्ट्रैटेजीज, रूल, ऑब्जेक्टिव, और डी दैट इज पॉलिसीज, तो इसके लिए क्या है, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यानी कंटीजेंट प्लान क्या होता है, आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी हो गया, उनके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं। 70 व्हेन सेलर मैनिपुलेट द प्राइस इट इज नोन एज, अगर सेलर ने प्राइस को मैनिपुलेट किया है तो वो क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, बोथ ऑफ द अबव है, या फिर डी दैट इज नन ऑफ द अबव। अगर तुम किसी भी तरह से प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो अनफेयर में भी जाएगा एंड ये रिस्ट्रिक्टिव में भी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशन, इनमें से कौन सा पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, मीडिया रिलेशन, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, सी दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट, और डी दैट इज इवेंट प्लानिंग। ये किससे रिलेटेड नहीं है, डी दैट इज इवेंट प्लानिंग। 72 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पीस इन द मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का पी नहीं है, मतलब लाइक मार्केटिंग के पीस है ना हमारे 4 है, फिर 3 एक्सटेंडेड पीस हैं, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, प्रमोशन, और डी दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है, इसका पार्ट नहीं है। क्या है 4 पीस तुम्हारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड फिजिकल सॉरी प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड एक क्या था, और साथ में तुम्हारा प्रोडक्ट बोल दिया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, और किसने दिया था ये 4 पीस, मैक कार्थी ने दिया था। ठीक है, और इसके 3 और हैं, वो देख लेना कौन से थे, एक्सटेंडेड पीस तुम्हारे क्या आते हैं। 73 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आर, डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, P that is authority, delegation and accountability, C responsibility, decentralization and centralization, D that is controlling, responsibility and authority। तो तुम्हारे delegation में क्या क्या आता था, responsibility, authority and accountability, तो ऑप्शन नंबर A। 74 X and Y theory was introduced by,
एक्स वाई थ्योरी जो थी, पहले तो एक्स किससे रिलेटेड है एंड वाई किससे रिलेटेड है। एक्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, दे आर वेरी लेजी, बट हर बार उनको हर चीज बताओगे तब वो कोई चीज करेंगे, नहीं तो उसमें भी वो नहीं करते, यानी कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई भी काम को लेके उनके अंदर कोई भी विलिंगनेस नहीं है, ठीक। एंड जो वाई है वो खुद से इनिशिएटिव लेता है, उसे तुम्हें ज्यादा चीजें बतानी नहीं पड़ेंगी, वो खुद सारी चीजें करेगा, यानी वाई जो है एक पॉजिटिव इंसान है काम को लेकर देखा जाए तो, एंड एक्स जो है वो एक नेगेटिव इंसान है काम को कंसिडर किया, मतलब काम को करने से रिलेट करके देखा जाए तो, ठीक है। और किसने कौन सा दिया है, मैक जॉर्ज, B that is Peter Drucker, C Henry Fayol और D that is F.W. Taylor। तो 74 का आंसर होगा A मैक जॉर्ज। 75 in organizing which principle ensures that each employee has specific role and clear responsibility। कौन से प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो भी मेरे एम्प्लॉयज है उनका क्या है, एक स्पेसिफिक काम हो, उसके जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सब बहुत ही क्लियर हो। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेशलाइजेशन और डी दैट इज स्केलर चेन। तो सही आंसर क्या होगा, सी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब लाइक जनरली जो से हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। और ये प्रिंसिपल दिया किसने था, हेनरी फ्योल ने। उसके 14 उनके मतलब लाइक 14 प्रिंसिपल्स थे, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। 76 which level of management is responsible for strategic planning। कौन सा लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल। तो जितनी स्ट्रैटेजीज वगैरह फॉर्मुलेट होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 77 which characteristic of management is essential to consider इट एज एन अ प्रोफेशन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट, किस लिए, फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए। तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशल टास्क एंड आर्टिस्टिक स्किल। तो लाइक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जब हम पढ़ते थे तो हमने क्या देखा था, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, तो इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा इफेक्टिवनेस डिस्क्राइब करता है किसकी, बिजनेस की। कंप्लीटिंग द टास्क क्विकली, यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, C that is increasing the production and meeting D that is meeting the desired outcome। तो 78 का क्या होगा, meeting the desired outcome। 79 dash deal with appointing of people and placing them in a job। कौन सा इसमें से फंक्शन है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि लोगों को हमने अपॉइंट किया और उनको सही जगह पे प्लेस कर दिया। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग और डी दैट इज प्लेसमेंट। 79 का क्या होगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने पढ़ा है ना, स्टाफिंग इज व्हाट, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट, मतलब लाइक प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ओके। 80 द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन चैनल इज नोन एज, हमारे अगर लाइक कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम है तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, और डी दैट इज सेमेंटिक बैरियर। तो इट इज पर्सनल बैरियर। सॉरी 80 का सी नहीं होगा, ठीक है, पर्सनल नहीं होगा, सेमेंटिक होगा, ओके। डी दैट इज सेमेंटिक बैरियर। 81 पे आओ, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क इन अ बिजनेस। अगर बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो उसके लिए क्या रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कवर्स ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर माइल्स। कौन सी कैटेगरी में शुगर माइल्स और ऑयल रिफाइनरीज आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डी दैट सी दैट इज टर्शरी या फिर डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो अगर हम शुगर माइल्स वगैरह की बात करें, ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, तो ये किसका पार्ट है, तुम्हारे सेकेंडरी का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैंजिबल लिखा है ना, हाँ, इनमें से कौन सा टैंजिबल एसेट नहीं है, यानी इंटैंजिबल एसेट पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मशीनरी, ट्रेडमार्क, फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ट्रेडमार्क।
84 which of the these arise from men's quest for social satisfaction, यानी कि कौन सी इसमें से चीज आती है जब इंसान को सोशल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, तो मतलब लाइक कैसे मिलेगी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, इनफॉर्मल में मिलेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, या डी दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिलती है हमें कहाँ पे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है, कंपनी का कल्चर, एम्प्लॉयज की स्किल, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, या फिर डी दैट इज कंपटीशन। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट क्या होता है, कंपटीशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ प्लान, इनमें से कौन सा प्लान नहीं है, एक्शन प्लान, मैथड, प्रोसीजर, और डी दैट इज प्रोग्राम। तो 86 का होगा एक्शन प्लान। बाकी ये सारे तो प्लानिंग का ही पार्ट होते हैं, मैथड, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजटिंग, strategies। 87 which of the following is an advantage of divisional organizational structure, divisional organization structure की कौन सी इसमें से एडवांटेज है, focus on specific area, low training cost, high coordination and low representation expenses। 87 का होगा फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया। डिविजनल क्या होता था, यानी हम बहुत सारी यूनिट्स में इन्वॉल्व है, हो सकता है हम क्या कर रहे हैं, तो लाइक मान लो बाटा, नहीं बाटा तो नॉर्मल है, किस कंपनी का नाम लूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो शैम्पू भी बनाते हैं, वो सोप भी बनाते हैं, वो और लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, खाने की भी चीज़ें बनाते हैं। तो अब क्या है, डिविजनल लैब्स अगर एक सेंट्रलाइज लेके चलते हैं या फिर फंक्शनल लेके, मतलब वैसे तो फंक्शनल होता ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल का मतलब क्या होता है, आप सिंगल यूनिट पे फोकस्ड हो, बट अगर डिविजनल है तो क्या हो रहा है, हर कोई अपनी पर्टिकुलर यूनिट पे बहुत ही अच्छे से फोकस करके काम कर रहा होता है, ठीक है। 88 विच ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर स्किल ट्रेडर्स एंड और टेक्निकल प्रोफेशंस, कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा बेटर है किसके लिए, स्किल ट्रेडर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए। तो पहला क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो 88 का क्या होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। 89 in a country 55% of the population is female, 80% of the male population is literate, how much percent female are literate and its total literacy is 58%। इस क्वेश्चन को फिगर अपने से कर लेना आंसर, बट 40% आएगा। 90 कबीर paid ₹9,600 as an interest on the loan he took on the 5 years ago at the rate of what, 16% as a simple interest, and what is the amount of the loan। यहाँ पे तुम्हें क्या लेनी है, प्रिंसिपल अमाउंट चेक करनी है, नहीं सॉरी क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ लोन चेक करना है ना, हाँ, तो लोन की अमाउंट चेक करनी है, तो फॉर्मूले में पुट कर लो इसको, आंसर कितना आएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, कितना है ऑप्शन, 16,400, 12,000 या फिर 12,500, या डी दैट इज 18,000। तो 90 का होगा बी, यानी 12,000। 91 A salary is 50% more than B salary, how much percent is B salary less than A salary। इसका आंसर होगा 33.33%। 92 a train of 120 meter long passes the telegraph post in a 6 second, find the speed of the train, 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर आर एंड 72 किलोमीटर आर और द 80 किलोमीटर आर। तो क्या होगा 92 का आंसर, 92 का होगा दैट इज 72 किलोमीटर आर। 93 द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 और 96 इज, तुम्हारा ऑप्शन क्या है, 6,000, 9,000, 9,600 एंड 9,800। तो सही होगा 9,600। 94 rupees 15,000 were invested by Ram and Shyam। से ना क्वेश्चन नहीं दिख रहा शायद सही से, हाँ दिख रहा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, rupees 15,000 were invested by Ram and Shyam, started a business, they got profit of rupees 2,000 at the end of the year, Shyam profit was 600 and how much Ram did invest। ठीक है, राम और श्याम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, 15,000 इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 2,000 उनको एंड मतलब लाइक एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट मिला, ठीक है, जिसमें से श्याम का प्रॉफिट कितना था 6,000। राम की इन्वेस्टमेंट चेक करनी है कितनी है, तो राम की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी
9,000, 4,500 या 10,500 या फिर 11,000? तो सही आंसर होगा दैट इज, आई गेस कुछ तो गड़बड़ है, नहीं ठीक है, सी दैट इज 10,500. A number is multiplied by its 1/3 to get the 192. Find the number. तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके 1/3 से ताकि हमें कितना मिले 192. तो फिर क्या नंबर होगा हमारा 16, 20, 24 और 28. तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सी दैट इज 24. 96. A person sold stove incurred a 6% on ₹423 sale amount. At what price would it earn a profit of 8%? यानी कि पर्सन ने क्या किया, अपना स्टोव सेल किया, उसे 6% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सेल अमाउंट जो उसकी थी. बट क्या अमाउंट होगी कि अगर वो उसको कितना मिले, 8% प्रॉफिट मिले. तो 96 का होगा डी दैट इज 486. 97. 3/4 part of the tank is full of water. When the 30 liter of water is taken out, 1 second of the water is left from what was before. The capacity of the tank is, टैंक की कैपेसिटी चेक कर रही है, कितनी होगी 40, 80, 60 और 82. तो टैंक की कैपेसिटी है तुम्हारी 80. 98. What is the possibility of 53 Thursdays in a non-leap year? तुम्हारा 53 कितनी बार, मतलब लाइक 53 थर्सडेज कितने बार आएंगे एक नॉन लीप ईयर में. तो 6/7, 1/7 या फिर 1/53 या फिर 53/365. सही आंसर क्या होगा इसका 1/7. 99. There is 10% discount on the dozen of pairs of the trouser marketed for ₹8,000. How many trousers can be bought with the ₹2,400? इसे 10% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, एक डजन ऑफ ट्राउजर्स पे जो कितने के थे 8,000 के थे. अगर वो ट्राउजर्स कितने के ला रहा 2,400 के, तो उसे कितना मिलेगा 7%, 2%, 4% और द ऑप्शन डी दैट इज 8%. तो 9 का क्या होगा 4%, ठीक है. 100. If average mark of 3 batch of 55, 60, 45 students were respectively are 50%, 55% or the 50%, 55 and 60, then average mark of all the student is, average mark चेक करना है सबका कितना होगा 53.33%, 54.68%, 55 या फिर डाटा इनकम्प्लीट. तो सही ऑप्शन है इसका 54.68%. तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. ये पेपर था किस ईयर का तुम्हारा, ईयर 2024 का, ठीक है. अगर किसी को पेपर चाहिए होगा तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पेपर मतलब लाइक पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर किसी को कोई भी इशू हो तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना एंड डेली बेसिस पे सीरीज देखते रहना. ऐसा ना हो कि एक दिन में सारा बर्डन आ जाए तुम पे, तो वो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लमैटिक, मतलब लाइक मेरे लिए क्यों ही होगा, तुम्हारे लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.